ईरान इराक युद्ध 1980 से 1988 के पीछे अमेरिका और इजराइल का काफी गहरा और उलझा हुआ हाथ था। उनका मकसद किसी एक देश को जिताना नहीं था, बल्कि दोनों को आपस में लड़ाकर कमजोर करना था, ताकि उनके अपने हित सुरक्षित रह सकें। अमेरिका ने शुरुआत में सद्दम हुसैन की मदद की, क्योंकि वह ईरान की इरानियन रेवोल्यूशन को फैलने से रोकना चाहता था। अमेरिका ने इराक को अरबों डॉलर की आर्थिक सहायता, खुफिया जानकारी और ऐसे केमिकल ड्यूल यूज आइटम दिए जिन्हें आगे चलकर हथियारों में बदला गया। अमेरिका चाहता था कि यह लड़ाई तब तक चलती रहे जब तक दोनों देशों के संसाधन खत्म न हो जाएं, ताकि मध्य पूर्व में कोई भी एक ताकत हावी न हो सके। इजराइल का ईरान के साथ वैसा दुश्मनी वाला रिश्ता उस समय नहीं था जैसा आज है। उस दौर में इजराइल के लिए बड़ा खतरा इराक माना जाता था। इजराइल ने गुप्त रूप से ईरान को बड़े पैमाने पर सैन्य उपकरण और विमान के स्पेयर पार्ट्स जैसे F-4 फाइटर जेट के टायर सप्लाई किए। इजराइल ने ईरान को खुफिया जानकारी भी दी। इसी दौरान इजराइल ने इराक के ओसिरक न्यूक्लियर रिएक्टर पर हमला किया, जिसे ऑपरेशन ओपरा कहा जाता है। इजराइल नहीं चाहता था कि इराक परमाणु शक्ति बन जाए। इजराइल की नीति यह थी कि ईरान को इतना मजबूत रखा जाए कि वह इराक की ताकत को संतुलित कर सके। इन दोनों देशों ने बैलेंस ऑफ पावर बनाए रखने के लिए दोनों तरफ से खेल खेला। इसका नतीजा यह हुआ कि यह लड़ाई पूरे 8 साल तक चली और लाखों लोगों की जान चली गई। नाजरीन, आज हम बात करेंगे ईरान इराक वॉर की। नाजरीन, ये एक ऐसी जंग थी जिसमें विचारधारा, ताकत, जमीन और बदले की भावना सब कुछ शामिल था। यह एक ऐसी लड़ाई थी जो पूरे 8 साल तक चली और जिसमें लाखों लोगों की जान चली गई। इस युद्ध ने सिर्फ ईरान और इराक को ही नहीं, बल्कि पूरे मध्य पूर्व की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। 1970 के दशक के अंत तक ईरान को मध्य पूर्व का एक बहुत शक्तिशाली देश माना जाता था। ईरान पर शासन करते थे मोहम्मद रेजा पहलवी, जो अमेरिका के करीबी सहयोगी थे। एक तरफ ईरान दुनिया की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक था, वहीं दूसरी तरफ देश के अंदर ही अंदर क्रांति की आग भड़क रही थी। 1973 के बाद तेल ऑनियल की कीमतों में भारी उछाल आया, जिससे ईरान के पास बहुत ज्यादा पैसा आने लगा। शाह मोहम्मद रजा पहलवी ने इस पैसे का इस्तेमाल बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाने में किया, जैसे हाईवे, बांध, आधुनिक होटल और नई इमारतें। तेहरान को उस समय मिडिल ईस्ट का पेरिस कहा जाने लगा था, लेकिन तेजी से बढ़ते खर्च की वजह से 1977 तक महंगाई लगभग 24.7% तक पहुंच गई, जिससे आम लोगों का जीवन मुश्किल होने लगा। ईरान तेजी से पश्चिमी संस्कृति, वेस्टर्न कल्चर को अपनाने लगा था। तेहरान की सड़कों पर लोग आधुनिक कपड़ों में दिखाई देते थे और शहर की नाइट लाइफ भी काफी सक्रिय थी। शाह ने लगभग सारी राजनीतिक ताकत अपने हाथों में रखी हुई थी। राजनीतिक पार्टियों को या तो बंद कर दिया गया या उन्हें एक ही सरकारी पार्टी रस्ताखीज पार्टी में मिला दिया गया। 1970 के दशक के आखिर तक ईरान मिडिल ईस्ट का एक शक्तिशाली देश माना जाता था, लेकिन 1979 में ईरान में एक बड़ी क्रांति हुई। इस क्रांति ने ईरान की पूरी राजनीतिक व्यवस्था बदल दी। शाह की सरकार गिर गई और सत्ता आ गई एक इस्लामिक नेतृत्व के हाथों में, जिसकी अगुवाई रूहुल्लाह खोमैनी कर रहे थे। इस क्रांति ने मिडिल ईस्ट के कई नेताओं को डरा दिया। सबसे ज्यादा चिंता महसूस की इराक के शासक ने। इराक का नेता था सद्दाम हुसैन। सद्दाम हुसैन एक महत्वाकांक्षी और शक्तिशाली नेता था। उसका सपना था कि इराक मिडिल ईस्ट की सबसे ताकतवर सैन्य शक्ति बन जाए, लेकिन ईरान की इस्लामिक क्रांति उसके लिए एक बड़ा खतरा बन गई, क्योंकि इराक में भी शिया आबादी काफी ज्यादा थी। सद्दाम को डर था कि ईरान की क्रांति इराक में भी फैल सकती है। अगर ऐसा होता तो उसकी सत्ता खतरे में पड़ सकती थी। लेकिन विचारधारा के अलावा एक और बड़ा मुद्दा भी था, वह था सीमा विवाद। ईरान और इराक के बीच एक महत्वपूर्ण जलमार्ग था जिसे शत्त अल अरब कहा जाता है। यह नदी व्यापार और तेल की ढुलाई के लिए बेहद महत्वपूर्ण थी। दोनों देश इस पर नियंत्रण चाहते थे। 1975 में एक समझौता हुआ था जिसे अल्जीयर्स समझौता कहा जाता है। इस समझौते के तहत
सीमा विवाद को अस्थायी रूप से सुलझा लिया गया था, लेकिन सद्दाम हुसैन इस समझौते से खुश नहीं था। उसे लगता था कि इस नदी पर इराक को ज्यादा नियंत्रण मिलना चाहिए। 1979 की ईरानी क्रांति के बाद सद्दाम को लगा कि ईरान राजनीतिक रूप से कमजोर हो गया है। उसने सोचा कि यह ईरान पर हमला करने का बिल्कुल सही समय है। अमेरिका ने इराक को ईरानी सेना की मौजूदगी और उनके हमलों की सटीक जानकारी दी, जिससे इराक को रक्षा में फायदा मिला। इसके अलावा इराक को अरब देशों और अन्य स्रोतों से अरबों डॉलर का कर्ज और आर्थिक सहायता भी दी गई, ताकि वह इस युद्ध का खर्च उठा सके। अमेरिका ने इराक को ऐसे रासायनिक और जैविक तत्व जैसे एंथ्रेक्स बेचे, जिन्हें आगे चलकर हथियारों में बदला गया। इजराइल ने 1980 के शुरुआती वर्षों में ही ईरान को F-4 फाइटर जेट्स के टायर और दूसरे स्पेयर पार्ट्स बेचना शुरू कर दिया था। इजराइल का मानना था कि इराक और सद्दाम हुसैन उनके लिए बड़ा खतरा है, इसलिए ईरान को मजबूत बने रहना जरूरी था। अमेरिका और इजराइल का मकसद काफी हद तक साफ था कि ईरान और इराक एक दूसरे से लड़ते रहें और दोनों कमजोर हो जाएं। और फिर 22 सितंबर 1980 को इराक ने ईरान पर हमला कर दिया। इराकी वायुसेना ने एक साथ ईरान के कई एयरबेस पर हमला किया। इसका उद्देश्य था कि शुरुआत में ही ईरान की वायुसेना को नष्ट कर दिया जाए। इसके साथ ही इराकी सेना ने टैंकों और पैदल सैनिकों के साथ ईरान की जमीन में आगे बढ़ना शुरू कर दिया। सद्दाम हुसैन को लगता था कि यह युद्ध जल्दी खत्म हो जाएगा। उसे उम्मीद थी कि ईरान कुछ ही हफ्तों में हार मान लेगा, लेकिन हकीकत बिल्कुल अलग थी। ईरान ने जोरदार प्रतिरोध किया। ईरानी सेना ने इराकी सेना को रोक दिया और यह युद्ध जल्दी ही एक लंबा और बेहद खतरनाक संघर्ष बन गया। सीमा पर बड़े बड़े युद्ध होने लगे। टैंक एक दूसरे पर गोलियां चला रहे थे। तोपों से लगातार बमबारी हो रही थी। सैनिक खाइयों में लड़ रहे थे। यह युद्ध धीरे धीरे ट्रेंच वॉरफेयर जैसी स्थिति में बदल गया, बिल्कुल पहले विश्व युद्ध की तरह। महीनों तक सैनिक खाइयों में रहते थे। कभी ईरान हमला करता, कभी इराक जवाबी हमला करता, और हर लड़ाई में हजारों सैनिक मारे जाते। युद्ध का एक और डरावना चरण तब आया जब रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल होने लगा। रिपोर्टों के अनुसार इराकी सेना ने युद्ध के मैदान में मस्टर्ड गैस जैसे रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल किया। रासायनिक हथियारों का असर बेहद खतरनाक होता है। गैस हवा में फैल जाती है, फिर सैनिकों की त्वचा जलने लगती है, उनकी आंखें बंद हो जाती हैं और उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। कई सैनिक और आम नागरिक ऐसे हमलों में मारे गए। यह आधुनिक युद्ध के सबसे विवादित घटनाओं में से एक माना जाता है। युद्ध का एक और खतरनाक चरण था वॉर ऑफ द सिटीज। इस चरण में ईरान और इराक दोनों एक दूसरे के शहरों पर मिसाइल हमले करने लगे। तेहरान और बगदाद जैसे शहर निशाना बन गए। सायरन बजते थे, लोग बंकरों में छिप जाते थे, परिवार डर के साथ रात गुजारते थे। मिसाइल कभी भी गिर सकती थी। अब युद्ध सिर्फ युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं रहा था, यह आम लोगों की जिंदगी में भी घुस चुका था। 1984 के बाद युद्ध का एक और अध्याय शुरू हुआ। पर्शियन गल्फ में तेल के टैंकरों पर हमले होने लगे। इस चरण को टैंकर वॉर कहा जाता है। ईरान और इराक दोनों एक दूसरे के तेल टैंकरों को निशाना बनाने लगे। तेल दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद महत्वपूर्ण था, इसलिए इन हमलों से अंतर्राष्ट्रीय तनाव और बढ़ गया। कुछ अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां भी अप्रत्यक्ष रूप से इस युद्ध में शामिल होने लगीं। कुछ देश इराक का समर्थन कर रहे थे और कुछ देश ईरान को अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन दे रहे थे। युद्ध धीरे धीरे और ज्यादा भयानक और क्रूर होता गया। लाखों सैनिक मोर्चे पर लड़ रहे थे। पूरे पूरे गांव तबाह हो गए। शहरों पर बम गिर रहे थे, परिवार बिखर रहे थे। इस युद्ध का सबसे दुखद पहलू यह था कि इसमें बहुत से युवा सैनिक मारे जा रहे थे। ईरान ने कई बार बड़े पैमाने पर ह्यूमन वेव हमले किए। युवा स्वयंसेवकों को सीधे युद्ध के मैदान में भेज दिया जाता था। उनमें से बहुत से लोग कभी वापस नहीं लौटे। 1980 के दशक के अंत तक दोनों देश युद्ध से पूरी तरह थक चुके थे। लाखों लोग मारे जा चुके थे। कई शहर तबाह हो चुके थे। अर्थव्यवस्थाएं गिरने लगी थीं। अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी
बढ़ने लगा था। आखिरकार 1988 में यूनाइटेड नेशंस ने युद्ध विराम सीजफायर का प्रस्ताव रखा। दोनों देशों ने युद्ध समाप्त करने का फैसला किया और सीजफायर स्वीकार कर लिया। इस तरह ईरान इराक वॉर, जो 8 साल तक चली थी, आखिरकार खत्म हो गई। लेकिन इस युद्ध का प्रभाव आज भी महसूस किया जाता है। अनुमान के अनुसार 5 लाख से लेकर 10 लाख तक लोग इस युद्ध में मारे गए। इसे आधुनिक इतिहास के सबसे घातक युद्धों में से एक माना जाता है। ईरान और इराक दोनों को भारी नुकसान हुआ। शहर तबाह हो गए, अर्थव्यवस्थाएं टूट गईं, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान आम लोगों को हुआ। यह युद्ध हमें एक बात याद दिलाता है, जब राजनीति, ताकत और विचारधारा आपस में टकराती है तो सबसे बड़ी कीमत आम लोग ही चुकाते हैं। अगर इस युद्ध को गहराई से देखा जाए तो इसमें फायदा सबसे ज्यादा यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल को हुआ। और जब यह युद्ध आखिरकार खत्म हुआ तो न कोई असली विजेता था, न कोई जश्न, सिर्फ तबाही थी। थके हुए देश थे और एक गहरा घाव जो आज भी मध्य पूर्व के इतिहास में महसूस किया जाता है। ईरान इराक वॉर हमें एक बात जरूर सिखाता है, जब राजनीति और ताकत की टक्कर होती है तो सबसे बड़ा नुकसान हमेशा आम इंसान का ही होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना, हमारी जर्नी में शामिल होने के लिए सब्सक्राइब करें। नए डॉक्यूमेंट्री अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन भी दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।